शाह का घाटी में दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शाह का ये कश्मीर का पहला दौरा है। शाह की यात्रा का मकसद राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन जिन हालातों में उनका ये दौरा हो रहा है उसे देखते हुए उनकी यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। शाह का ये पहला दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी मजदूरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आतंकी हमलों के बाद लोगों में खौफ भी बढ़ चुका है। कई प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हिंदू घाटी छोड़ करके वापस भी जा चुके हैं। ऐसे में शाह का दौरा अल्पसंख्यकों में भरोसा जगा सकता है। ऐसे में शाह के दौरे के जरिए पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश भी होगी कि वो कितनी भी आतंक फैलाए, भारत अपने लोगों का हौसला हिलने नहीं देगा। अपने 3 दिन के दौरे में शाह आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। शाह कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर और 7 अक्टूबर को शहीद हुए 25 साल के एसआई अहमद मीर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह पहले इनके घर जाकर ही इनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते एजेंसियों ने ऐसा न करने की सलाह दी है। इतना नहीं, शाह का ये दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब पीओके में पाकिस्तान का विरोध बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में शाह के दौरे को आतंक पर आखिरी वार के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो 3 दिन के लिए रहने वाले हैं और ये दौरा अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास होने वाला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शाह का ये पहला कश्मीर का दौरा है। इस बात को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये पहला दौरा है और ये ऐसे समय में है जब लगातार आतंकवाद बढ़ता नजर आ रहा है, जो अल्पसंख्यक समाज है उस पर जो है खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो पंडितों को कहीं ना कहीं आश्वासन देते नजर आएंगे। मिशन कश्मीर पर है गृह मंत्री अमित शाह, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि घाटी में जिस तरीके से लोगों को टारगेट किलिंग के बेसिस पर मारा जा रहा है अभी, क्योंकि हालिया तस्वीरें कह रही कि पीओके में पाकिस्तान पर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर के इस बात को कहा था कि पीओके हमारा है और हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। इसके बाद से कहीं ना कहीं कश्मीर से हालात थोड़े ज्यादा बिगड़ गए थे, क्योंकि अनुच्छेद 370 में भी किसी को भरोसा नहीं था कि अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किया जाएगा, लेकिन एकाएक ये फैसला लिया गया और जिस तरीके से चेतावनी गृह मंत्री पहले दे चुके और आज उनका दौरा भी है, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चेतावनी कहीं आतंक पर आखिरी बार ना बन जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और इस मिशन में क्या कुछ वो करते हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम होगा। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में जिन लोगों की अभी हालिया दौर में हत्या की गई है टारगेट किलिंग बेस पे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले ये था कि वो उनके आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि आपसे मुलाकात करने के लिए उनको लाया जाएगा, क्योंकि आपका वहां पर जाना सुरक्षा मानकों पर कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आरपी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक वत्स जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से। अनिल गौड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहला सवाल आलोक वत्स जी आपसे लूंगी, क्योंकि अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला घाटी का दौरा है और ये दौरा उन्होंने ऐसे समय में चयनित किया है जब लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर लूँ, चाहे जो प्रवासी मजदूर वहां गए उनकी बात कर लूँ, वो लगातार पलायन के लिए मजबूर हैं। क्या ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर गृह मंत्री का दौरा माना जाए कि चेतावनी दी जाएगी वहां के राजनीतिक दलों को, वो आतंकवादियों को? अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय गृह मंत्री का यह अपने आप में अभूतपूर्व होगा। अनुच्छेद 370 के बाद इस तरीके से वहां पर सॉफ्ट टारगेट पे उन्होंने किलिंग स्टार्ट की है और रिसेंटली जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और वहां के जो राजनीतिक दल है उनमें
कुलबुलाहट सी पैदा हो गई है। तो उनको स्थिर करने के लिए अब एक जोरदार प्रहार अमित शाह जी जरूर करेंगे और वहां के लोगों को, जो वहां के कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी भरोसा दिलाएंगे कि आप सुरक्षित हैं और जो प्रवासी जो बच गए हैं उनकी भी पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये अब इस बार की लड़ाई जो है ये बहुत अहम है। वहां पर मनोज सिन्हा जी एक बहुत सशक्त और दमदार एलजी के रूप में है। उन दोनों की मिश्रण से जो इस बार अभूतपूर्व काम होने वाला है, कश्मीर सदा के लिए ठंडा हो जाएगा। इसको आप मानते चलिए, ये अब नहीं चलेगा। अब सीमा पार जिस तरीके से ये लोग बार बार ये लोग जो इस तरीके की गतिविधियां कर हमारे यहाँ की संस्कृति को हिलाने पर लगे हुए हैं, उस पर अब पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है और वो पूर्ण विराम अमित शाह जी के नेतृत्व में अवश्य लगेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, दौरा गृह मंत्री का और यकीनन चेतावनी के साथ, क्योंकि अभी तक वो दौरे पर नहीं गए थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन हालिया जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद उनका ये दौरा है। कितना अहम आप मानते हैं इस दौरे को और क्या लगता है आपको? क्योंकि गृह मंत्री राष्ट्रवाद के तौर पर मुखर होकर के बोलते नजर आए हैं। सदन से भी उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और हम उसे छीन करके रहेंगे। जो हमारा है हमें उसे लेना बहुत अच्छे से आता है। हालात क्योंकि पाकिस्तान में, अगर पीओके की बात करूं तो पीओके में भी लगातार जो है पाकिस्तान के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्या इन सभी तस्वीरों को एक साथ संजो पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, डेफिनेटली भारत में आना चाहते हैं। काव्या, जिस तरीके गृह मंत्री का दौरा है और आप देख रहे हैं एक अविश्वास की लहर, लोगों में एक डर का माहौल जो पैदा हो गया था, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की गई, तो एक गहरा सन्नाटा दिखने लगा था कि भी 370 हटाने के बाद में कुछ नहीं बदला है, आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। तो उन सबको जवाब है गृह मंत्री का दौरा। देखिए, सुरक्षा बलों में एक आत्मविश्वास जगेगा और वो पूरी मुस्तैदी के साथ पहले भी कार्य कर रहे थे और मुस्तैदी के साथ कार्य करेंगे और नेगेटिव असर जो आतंकवादी हैं उनका जो मनोबल है वो डाउन होगा। इसी कड़ी में आप देखेंगे पीओके में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत में मिला लिया है और वो भारत में रहकर खुशी महसूस करेंगे। वो देख रहे हैं जिस तरह कश्मीर में विकास हो रहा है, जिस तरह विकास की एक धारा वहां पर शुरू हुई है और पीओके उन सब चीजों से अछूता है, तो वो लोग अपना भविष्य भारत के साथ देखते हैं। बिल्कुल सही, जो अच्छी बात है। तो जिस तरह 370 हटा था, जिस तरह से फैसले लिए गए, उस तरीके से कभी भी ऐसा हो सकता है कि भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो भी पाकिस्तानी सैनिक थे सब भाग गए और वहां भारतीय फौजें या भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैदी से जमे। कभी भी हो सकता है काव्या। देखिए, सरकार है, कठोर फैसले लेंगे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा 370 हटाने के लिए कोई पहल नहीं करना चाहता था, कोई बात नहीं करना चाहता था, धमकियां मिलती थी कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उन परिस्थितियों में 370 हटाना, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत कभी भी ऐसे कठोर फैसलों के साथ मिला सकता है। अपना आधिपत्य पहले ही भारत जता चुका है कि जो हमारा है हम उसे लेना भी आता है और हम छीन कर लेंगे। बिल्कुल। अनिल गौड़ जी के पास जाऊंगी मैं। अनिल गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी का बाकी मुद्दों पर तो अभी तक मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगी, लेकिन खासकर जब राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात आती है और जब भारत की अखंडता की बात आती है, तो अभी तक के लिए गए फैसले की सराहना आम जनता ने की है
अब क्योंकि एक बार फिर तस्वीर बदली घाटी की, आप और हम लगातार इस पर चिंतन भी कर रहे थे कि जो 1990 की हमने तस्वीरें देखी थी, पलायन की तस्वीरें, एक बार फिर वही आंखों में आंसू और पीड़ा के साथ लोग कह रहे थे कि घाटी की तस्वीरें बदल रही हैं, ये वही हालात आ रहे हैं। तो आपने कहा था कि सशक्त होने की जरूरत है हमें और सख्त होने की जरूरत है हमें। गृह मंत्री के दौरे से आप क्या उम्मीदें करते हैं, किन किन मुद्दों पर जरूर चिंतन मंथन करना चाहिए गृह मंत्री को? काव्या जी, सबसे पहले तो ये है कि गृह मंत्री को और हमारी गवर्नमेंट को एक जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो चाहे वो पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और मेंबर पार्लियामेंट वगैरह भी हैं और दूसरे भी जो हैं, जिस हिसाब के वो बयान देते हैं उसके ऊपर कोई रोक लगानी चाहिए इनको। क्योंकि देखिए, पीछे अभी हाल में 2 बयान ऐसे आ चुके हैं जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, और उनके बयान ये दर्शाते हैं कि वो जिस हिसाब से एक नॉर्मलसी लाना चाहती है गवर्नमेंट, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि उनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई। तो ये जो चीजें हैं, और बार बार आप देखें जब भी कभी कोई चीज होती है, आज तक कंडेमनेशन जो है इन लोगों की, कभी भी जो आम नागरिक या कोई ऐसा हादसा होता है आम नागरिक के साथ या सिक्योरिटी फोर्स के साथ, कभी भी इन्होंने उसकी निंदा नहीं की। वो सहानुभूति जो है उनकी हमेशा वो टेररिस्ट के साथ और सेपरेटिस्ट के साथ है अभी भी। तो पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट को एक बहुत सोचना पड़ेगा कि देखिए, ठीक है डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में, सब कुछ है, पर किस हिसाब के बयान आप दे रहे हैं आइन की आप शपथ लेने के बाद, वो भी एक चिंताजनक बहुत इशू है। दूसरा ये है कि देखिए, गृह मंत्री जी ने जो वहां जब अब लगाएंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको भी पता है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स, और उसके साथ में जो वहां पे मदरसों में वगैरह में जो ये मौलाना हैं, जो भी हैं जहां से आए हैं, वो श्रीनगर के कश्मीर घाटी के तो है नहीं, वो सारे बाहर से आए हैं, चाहे वो यूपी से, बिहार से या कहीं और से आए हैं। तो उनकी शनाख्त भी करनी चाहिए और उनका भी पता लगाना चाहिए क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किस हिसाब का इस्लाम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस्लाम के अंदर बहुत सी चीजें हैं, पर आज तक देखिए, ये अगर आप एक चीज को बढ़ा कर करेंगे तो नेचुरली वो आदमी की सोच उस हिसाब से बन जाती है, पर अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो आदमी की सोच दूसरे तरीके से बनती है। और कश्मीर घाटी जो था वो सूफियों का था, वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ये जो आजकल ये सोच चल रही है जिहादी सोच है और जो वहाबी इस्लाम की सोच है वो नहीं थी। तो वो भी एक देखना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है, आपकी एक बात को मैं चर्चा में आगे लेकर के जाना चाहूंगी, क्योंकि अभी समय है मेरे पास, कई मुद्दे हैं इस पर बात करने के लिए, क्योंकि घाटी के बारे में अभी लंबी चर्चा की जा सकती है। मैं आलोक बाजी के पास जाऊंगी। आलोक बाजी, अनिल गौड़ जी की एक चिंता बहुत वाजिब है, राजनीतिक दलों के बयान। कल फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, आपने शायद सुना होगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे आपके शासनकाल को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बीजेपी सियासत कर रही है, भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिसाब नहीं लगा पाएगी। समान रूप से अगर मैं महबूबा मुफ्ती के बयान की बात करूं, उनका ये कहना कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो अफगानिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं, तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये जो कंपैरिजन तालिबान के शासनकाल से किया गया या भारत के टुकड़ों की बात कर दी गई, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर वो इम्पैक्ट डालने का लोगों में प्रयास किया जा रहा है, फिर से नफरत भरने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बामुश्किलात हमने एक तरीके से सामान्य लेवल पर लेकर के आए हैं। देखिए काव्या जी, गौड़ साहब ने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ। इवन जो उपाध्याय जी ने कहा, अब बहुत हो गया ये पॉलिटिकल बयानबाजी। बिल्कुल, ये किस तरीके का बयानबाजी है? आप देश तोड़ने का बयान दे रहे हैं, आप देश पर गुंडागर्दी करने का बयान दे रहे हैं, आप तालिबान को के बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ तालिबानी एक्शन में आएंगे और हम फिर भी मूक दर्शक बन के, अरे डेमोक्रेसी का ही मतलब थोड़ी है कि तुम जो मर्जी कह दो, योर लिबर्टी एंड वेयर माई लिबर्टी बिगिन। अगर मैं अपना पैर तुम्हारे नाक पर रख दूं तो लोकतंत्र में जायज नहीं है। अब सरकार को बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और पूरा देश खड़ा है, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ छोड़िए राजनीतिक की बात, ये देश की बात है, ये देश राष्ट्र संकट की बात है। और इस पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जैसा शूरवीर अगर ये नहीं संभाल सके तो
और किसी के अंदर ये दम नहीं है, दूर दूर तक ये दम नहीं है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि गौर साहब ने कहा, और ये मदरसे में भी जो बाहर बाहर के लोग जाके टीचिंग करते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ये उन पर दिमाग को डिस्टॉर्ट करते हैं, उनको जिहादी परंपरा से के ऊपर ले जाते हैं। इन सबको स्क्रीनिंग करके और सबको वहां से भगा देना चाहिए या ला के जेल में बंद कर देना चाहिए। जब तक इस तरीके के सख्त कदम नहीं उठेंगे तब तक अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है चीजें। और ये क्या हमारे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इनके खुद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस दिन इन्होंने कोई भी जिहादी कदम उठा लिया। पुलवामा याद है ना? तो मैं मतलब ये समझो आलोक जी, जो इस समय आपका रुख है वो समान रुख जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का दिखने वाला है। बिल्कुल दिखेगा, क्यों ना? गए किस लिए हैं वहां पर? लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने गए हैं ना। तो ये प्यार से आइसक्रीम खिला के और दूध पिला के तो ये मानने वाले लोग हैं नहीं। जी जी। इनको तो भाषा शक्ति की ही समझ में आती है और आएगी। हमने अभी तक डेमोक्रेसी के नाम पर इनको बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये डेमोक्रेसी का इतना ज्यादा व्याकरण इन्होंने कर दिया कि अब डेमोक्रेसी सबसे ही घिनाने लगी है। कम से कम कश्मीर के डेमोक्रेसी पर बात करेंगे, मैं आरपी उपाध्याय जी के पास जाऊंगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी की। ब्रेक में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, आरपी उपाध्याय जी के पास जाऊंगे। उपाध्याय जी, डेमोक्रेसी में सबसे मेन आधार अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) हमारे पास है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी। हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी बातों को, चाहे सरकार के खिलाफ हो, कानून हमें गलत लगे, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन इस डेमोक्रेसी में एक और धारा है जिसे कहते हैं आर्टिकल 19(b). उसका पैमाना क्यों लोग भूल चुके हैं? अधिकार सबको याद है, दायित्वों का निर्वहन कोई नहीं करना चाहता। वो कहता है कि आप कोई भी ऐसी चीज जो किसी ऑपरेशन को इफेक्ट करता है आप नहीं बोल सकते, आप अपनी इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो सौहार्द को, संप्रभाव के हमारे बिगाड़ दे, हमारे भाईचारे को बिगाड़ दे। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के नाम पर लोग सब कुछ बोल देंगे। वो ये कह देंगे कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, जम्मू कश्मीर अलग हिस्सा है, तुम जम्मू कश्मीर का अधिकार छीनते हो। ये आर्टिकल 19(b) के कॉजेज में नहीं आता है क्या? विडंबना है इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि आप देशद्रोह करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे? किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ। वाजिब बात। अपने अपने तरीके से आप नैरेटिव सेट करते हैं। अधिकार है तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। बिल्कुल। और आज नहीं कल देखिए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इनको भी बदलना पड़ेगा। ये लोग गिरगिट है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना। जी जी जी। जैसे जैसे भारत की फोर्सेज वहां मजबूत होंगी, और आज देखिए वहां प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वहीं के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बदला है, बहुत कुछ बदला है। जब और बदलाव आएगा तो नेता भी बदलेंगे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। और मैं तो ये कहूंगा कि विडंबना है इस देश की और संविधान की कि ऐसे भाषण लोग देते हैं, ऐसी बात लोग करते हैं और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। सिक्योरिटी देते हैं हम उन लोगों को। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देने की? बल्कि ऐसे लोगों देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हूं, जो खुद देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। हम उनको बचा रहे हैं। ये इसी देश में हो सकता है। क्यों जेड प्लस सिक्योरिटी है ऐसे लोगों को? खुद देश के लिए खतरा है, उसको हम सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये भारत को अपना जो नीतिगत बदलाव है वो करने हो। देखिए, यहाँ तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जी। और जहाँ आप देखेंगे कि बहुसंख्यक हो जाते हैं एक समुदाय विशेष के लोग, वहाँ सिर्फ इस्लामीकरण की बात करते हैं। मतलब हमसे सौहार्द की चाहते हैं। लेकिन जहाँ आप बहुसंख्यक हो जाते हैं, जहाँ हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक होता है,
वहां आप इस्लामीकरण की बात करते हैं कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, वहां आप सौहार्दीकरण की बात नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना होगा। सरकार ने बदलाव की बात करती हूँ मैं अनिल गौड़ जी के पास जाऊंगी बदलाव के साथ, क्योंकि अनिल गौड़ जी कई बार कह चुके हैं कि नीति को बदलने की जरूरत है। अनिल गौड़ जी एक बार फिर आपकी ही बात जो है एक तरीके से सब दोहरा रहे हैं, नीति बदलनी होगी, हमें बताना होगा कि हम भारतीय यानी कि अखंड भारत की तस्वीर में जम्मू कश्मीर जो हमारा सर है, कन्याकुमारी जो पैर पखारती है भारत माता के, वहां तक का हिस्सा एक है, वहां तक रहने वाले सभी नागरिक जहां चाहें जैसे चाहें रह सकते हैं। ये अधिकार हमारी कानून हमारी सरकार देती है और इसकी रक्षा होनी जरूरी है। उसके लिए चाहे हमें कितना भी तलक तेवर लेना पड़े। अमित शाह क्योंकि अपने तलक तेवर के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक रुख के लिए पहचाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जम्मू कश्मीर में उन्हें एक बार एहसास कराना चाहिए वहां के राजनीतिक दलों को भी, अलगाववादियों को भी, कि ये किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान में कश्मीर भारत का हिस्सा है और हर भारतीयवासी का उस पर पूर्णता अधिकार है। काव्या जी, अफसोस ये है, देखिए हमारे देश में जब से हम आजाद हुए एक सोच हमारे देश में बन गई थी अलगाववाद की, और उसको मेरे को कोई शंका नहीं है और कोई संकोच नहीं है कहने में कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसके बीच में बहुत एक ऐसा रोल प्ले किया जो 370 दे दिया जम्मू कश्मीर को, 35A भी लगाने दिया, और 35A बिना कोई अमेंडमेंट के, बिना उसके वो अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुसा दिया हुआ था। अब इस गवर्नमेंट ने 2019 से 5 अगस्त 2019 को ये दिखा दिया है कि ये गवर्नमेंट कर सकती है और उसमें कोई शक नहीं है। पर चीज ये है कि देखिए अब 2 साल होने वाले हैं। अब मेरे को यकीन है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को यकीन है कि ये करेंगे। बट एक चीज बहुत जरूरी होती है उसके अंदर ये है कि हमारे जो लोगों का जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सिर गिने जाते हैं, तो जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर किस हिसाब से लोग आते हैं। और अभी आप देखिए कि किस हिसाब से एक मुहिम चलनी शुरू हो गई है। अगर आप, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, मीडिया में हैं, आपके सामने सारा कुछ हो रहा है कि किस हिसाब से एक मुहिम चलनी शुरू हो गई, और उसमें बड़े सारे फॉरेन पावर्स भी बीच में इन्वॉल्व हैं कि किसी तरीके से भी ये जो गवर्नमेंट है ये 2024 को नहीं बननी चाहिए दोबारा। क्योंकि अगर ये बन गई तो उनको ये यकीन है कि जो ये सारी कार्रवाई हो रही है अभी, ये सारी की सारी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक हो रहा है होगा। अब आप देख लीजिए, चाहे वो CA था, चाहे वो दूसरी चीजें थी, अब उस टाइम इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, पर आज जो बांग्लादेश में हुआ अब सब कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हुआ। जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसके लिए कहते हैं जी CA बड़ा जरूरी था। तो बात यह है कि उसके अंदर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस हिसाब से बयान देते हैं, वो तो उसमें आपके सामने अभी भी हैं, वो जो हैदराबाद के हैं, क्या MIM के जो हैं, वो किस हिसाब से वो बयान देते हैं। तो ये बयानों के ऊपर इसके ऊपर अब मेरे को समझ नहीं आती कि हम क्यों इस चीज में हम घबराते हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन दिया उसके खिलाफ क्यों नहीं हम, जो हमारे कानून IPC के तहत जो धाराएं लग सकती हैं, क्यों नहीं करते। क्या हम उसमें डर लगता है हमें कि हमने अगर इसके खिलाफ ये धारा लगा दी तो कल को उसके जो लोग हैं, जो उस समुदाय के लोग हैं, हमें वोट नहीं देंगे। ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम इस डर से निकलेंगे नहीं। देखिए एक चीज मैं बार बार कहता हूं, देखिए अभी अमेरिका के अंदर जब ये इलेक्शन हुआ और जिस हिसाब से ट्रंप के सपोर्टर्स ने वो एक कैपिटल हिल के ऊपर एक हिसाब से कू करने की कोशिश की, आप देखिए अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई चली और ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस भी चालू हुआ। वो बात अलग थी कि चलो उनकी मतलब की मेजोरिटी नहीं थी, नहीं तो इसको इम्पीच कर दिया होता। तो हमारे देश में ये सोच चाहिए कि हम देश पहले है, बाद में बाकी चीजें हैं। अगर देश बचेगा तब बाकी चीजें होगी, अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर बाकी चीजें कहां से होगी। हमें ये जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं, हमें जो सारे कुछ सुख मिल रहे हैं एक देश के, वो कहां से मिलेंगे जब देश ही नहीं बचेगा। और हम लगे हुए हैं, आप देख लीजिए मेघालय से, मणिपुर से लेकर कश्मीर, गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में हर जगह वो लगे हुए हैं कि उसको किसी तरीके से हम देश को, वो जो अखंडता जो है देश की, हमारी जो एकता है उसको तोड़े। और इसके लिए हमें जो है बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
जब तक हम वो सख्त कदम नहीं उठाएंगे, और सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हमारा सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाया, और आज देखिए होमलैंड सिक्योरिटी अगर कोई चीज कहती है तो उसके ऊपर वो क्या होता है, उसके ऊपर सारी कार्रवाई होती है और उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल। पर यहाँ पे क्या है कि अगर वो कुछ करेंगे तो उसके बाद 10 चीजें शुरू हो जाएंगी कि भाई ये कोई रिश्तेदार है, कोई किसी एमपी का, कोई किसी का है, कोई कुछ है, इसको छोड़ दो, उसको ये कर दो। ये जो चीज है हमारे देश के अंदर, ये जो सोच है ना, ये निकलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं हूँ एमपी तो मेरा कोई रिश्तेदार पकड़ा गया तो मैं सबसे पहले कहूँगा यार इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? अगर कानून है, कानून सबके लिए एक है, चाहे मैं एमपी हूँ, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चाहे मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए बुश जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो अंडर एज थी और वो बार के अंदर गई थी ड्रिंक करने के लिए, और अंडर एज वहां पे अलाउड नहीं है। तो उसने वहां पे झूठ बोला कि नहीं मेरी उम्र ज्यादा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि जो उनके पिताजी थे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। क्या ये हमारे देश में हो सकता है? बताइए मेरे को, क्या हो सकता है? ये आलोक वर्ष जी के पास जाऊंगी, लास्ट मिनट लूंगी। आलोक वर्ष जी, पॉलिटिशियंस की सोच गंभीर बातें हैं, ये कुछ नहीं हो सकता। अनिल गौर जी की तरफ से बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। हमें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। सदन में एक बार अमित शाह कर चुके हैं और आज के दौरे में भी एक बार उन्हें फिर क्लियर करना पड़ेगा कि एक भी वक्तव्य हिंदुस्तान के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काव्या जी, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, जो उपाध्याय जी का दर्द है, जो गौर साहब का दर्द है, वही मेरा दर्द है, वही पूरे देश का दर्द है। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो कश्मीर के पॉलिटिशियन और ये हैदराबाद के कुछ पॉलिटिशियन और यूपी और बिहार में कुछ आतंक फैलाने वाले ये पॉलिटिशियन, इनको जब तक शक्ति के साथ इनसे नहीं निपटा जाएगा, ये देश के सोशल फाइबर को दिन रात लगे हुए बिगाड़ने में। इंटरनेट, व्हाट्सएप, सब पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए और उस पे अगर कोई, हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी इस पर कार्य करके हमें फिर वही तस्वीर दिखाएंगे जो हमने 2 साल पहले तकरीबन कश्मीर की देखी कि वहां से एक बार फिर गोलाबारी बंद हो चुकी थी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर वो बात रखते हैं, क्या कुछ चेतावनी देकर के आते हैं, क्या कुछ अहम पहल जो है उनकी तरफ से की जाती है।